जिस दिन तुम्हें लगे कि अब नहीं हो रहा, उसी दिन एक बार अपने उस सपने को याद करना जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं। शायद मंजिल दूर नहीं है, बस तुम्हारी एक आखिरी कोशिश बाकी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को एंड हैप्पी तीज। तो स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी में। और गाइस, आज है मेरा सुपर टेट चैलेंज का डे 15 और अभी बस मैं वही अपना टारगेट कंप्लीट कर रही थी। तो गाइस, आज ये वीडियो सुपर टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही सी टेट और KVS NVS के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज जो मेरे को पढ़ना था गाइस, वो था मेरा डे 15 में हिंदी में पर्यायवाची, इंग्लिश में नरेशन, संस्कृत में थी अपठित गद्यांश, मैथ्स में था हमारा त्रिकोणमिति। तो मैथ्स में था हमारा त्रिकोणमिति, साइंस में था स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, और EVS में था प्राकृतिक संपदा, जीव। CDP में था जो स्पेशल चाइल्ड्स एजुकेशन था। टीचिंग स्किल्स में था इंक्लूसिव एजुकेशंस। रीजनिंग में आज डायरेक्शंस के क्वेश्चंस करने थे। करंट अफेयर्स एज यूजुअल मैं डेली करती ही हूँ। और यूपी स्पेशल में था हापुड़। तो बस गाइज़, ये था मेरा डे 15 का जो भी पूरा टारगेट था, और अभी बस मैं वही अपना कंप्लीट कर रही थी। तो गाइज़, आपको ये मेरा छोटा सा एफ़र्ट कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपनी CTET की तैयारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज था मेरा 40 डे चैलेंज का, जो मैंने सुपर टेट 40 डे चैलेंज लिया हुआ है, उसमें डे 15। और जो मेरा आज का टारगेट था वो हो चुका है मेरा कम्प्लीटली डन। और अभी हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, कि CTET की प्रिपरेशन एंड जो हमारा KVS NVS रिज़ल्ट के लिए अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को उसके लास्ट तक ज़रूर देखना। और गाइज़, अगर आज तुम्हारी आँखों में नींद है, दिल में थकान है और दिमाग में हज़ारों सवाल हैं, फिर भी किताब खोलकर बैठ जाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाला एक वही चैप्टर आज तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। तो बस इसी के साथ गाइज़, अपने करते हैं हम CTET के लिए अपनी स्ट्रेटजी शेयर, कि CTET का हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो गाइज़, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रही थी CTET में PYQ के बारे में, PYQ कैसे करने हैं, और आपके साथ मैं कुछ PYQ शेयर भी करूँगी, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो गाइज़, सबसे ज़्यादा ना, आपको ना रोज़ घंटों पढ़ रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो ना आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसमें मेरा एक जनरल, जो मेरा एक मतलब रियल जो रिव्यू होगा, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। और गाइज़, हम आज बात करें CTET की, तो सबसे पहले हम CTET के रिगार्डिंग समझेंगे कि CTET में जो PYQ होते हैं उन्हें पढ़ना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, PYQ लगाने कैसे हैं, और जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उन्हें एनालिसिस कैसे करना है। क्योंकि हम लोग ना मॉक देख लेते हैं, PYQ देख लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि उन्हें करें कैसे, एनालाइज कैसे करें। तो गाइज़, क्योंकि गाइस, जो PYQ होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होते, क्योंकि वो ना आपके एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा सिग्नल होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि हर एग्ज़ाम का ना अपना थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। जैसे यूपी टेट होता है तो CTET उसका सेम नहीं होता। आपका जो बिहार वाले ये होते हैं टेट, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सब में थोड़ा थोड़ा, हर एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो PYQ ही हमें वो समझने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअल में एग्ज़ाम आएगा कैसा। तो अगर आपने PYQ, किसी भी एग्ज़ाम के PYQ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप ना, जो आपकी प्रिपरेशन है, आप उसे एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो गाइस, पता है, हम लोग ना बुक्स पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर्स देखते रहते हैं, बहुत सारे क्लासेस देखते हैं। जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो पता हमें क्या लगता है कि पढ़ा तो था, मतलब हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है, हमने वाइकोस्की पढ़ा है, हमने कॉलबर्ग पढ़ा है, हमने चॉम्स्की पढ़ा है, हमने एक्सेप्टेबल सब कुछ पढ़ा है। लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ा तो था लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। तो जो PYQ होते हैं वो यही हमारी हेल्प करते हैं कि उस एग्ज़ाम में एक्चुअल में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा किस तरह जाएगा। तो आपको सिर्फ PYQ ये बता देगा कि जो CTET का एग्ज़ामिनर है वो किस टॉपिक को किस तरीके से किसी क्वेश्चन में लिख लेगा। तो आपको PYQ में सिर्फ आंसर
नहीं देखना, आपको देखना है कि क्वेश्चंस किस चैप्टर से आया और किस ईयर के पीवाईक्यू में किस चैप्टर के कितनी परसेंटेज रही, मतलब कितने क्वेश्चंस पर उस टॉपिक से आए हैं और उस टॉपिक से ज़्यादा आए हैं, कंसेप्ट क्या पूछा गया है, क्वेश्चन किस तरह बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या ऑप्शन था, या क्वेश्चन जो था वो कितने फैक्चुअल थे, कितने कंसेप्चुअल थे, और सबसे कि जो एग्ज़ामिनर है वो हमें चेक क्या करना चाह रहा है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है, वो जो हमारा है वो इंटेलेक्चुअल चेक कर, जो हमारी नॉलेज है वो चेक करना चाह रहा है, या वो किस स्किल को हमारे चेक करना चाह रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमें सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस से ही पता चलती हैं। तो पता है सबसे पहले अब हमें एक क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू लगाने का एक सही तरीका क्या है। तो पता है पीवाईक्यू लगाना कैसे, तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन को देख के ना एकदम आंसर मत करना। बहुत बार होता क्या है कि हम क्वेश्चन चेक करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाक से आंसर कर देते हैं, लेकिन जब हम उस पेपर को घर आके देखते हैं तो हमें तब रियलाइज़ होता है कि यार हमने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले है कि सबसे पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करो, उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दो सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आपने सपोज़ किसी क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का पीवाईक्यू सेट लिया और तो उसे बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह करो, ये नहीं देखा टिक 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 टिक, पहले उस क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में उसमें पूछा क्या गया है। और पहले 30 क्वेश्चन का सपोज़ आपने कोई पार्ट लिया, आप सीडीपी कर रहे हो, आपने 30 क्वेश्चंस लिए, तो आप पहले एक एक क्वेश्चन करते चले जाओ। उसका एनालिसिस तभी मत करो कि ये क्वेश्चन किया फिर आपको उसका आंसर चेक करना है, नहीं, पहले क्वेश्चन 30 के 30 आप क्वेश्चंस करो, उसके बाद आप उनके आंसर चेक करो। क्योंकि सबसे पहले है कि हमें ना, अगर हम एक एक चेक करते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी एक्चुअल प्रिपरेशन कितनी है। तो हमें अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन को मतलब चेक करना है। तो सबसे पहले कि पूरा का पूरा जो एक हमारा पार्ट होता है उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर अपने एक बार चेक करो कि आपके कितने सही हुए। उसके बाद कैटेगरी में सही आंसर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। दूसरा है कि आपने आपका आंसर तो सही है, बहुत क्वेश्चन में होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि तुक्का लग गया, तो आंसर तो सही आता है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इसका कंसेप्ट क्या है तो शायद वो हमें क्लियरिटी नहीं होती। तो आप उन्हें 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस रख लो, एक तो वो है जिसमें आपका आंसर भी ठीक है और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड की आंसर तो ठीक है बट आपको उसका कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। थर्ड आपको क्वेश्चंस वो है जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जिनका कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो थर्ड कैटेगरी पे देना है, जो हमारे क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत थे। फिर सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस पे हमें चलना है कि जिनमें हमारे क्वेश्चन तो ठीक थे बट हमारा कंसेप्ट हमें तो अच्छे से क्लियर नहीं था कि हाँ मतलब कैसे हुआ। तो और जो हमारे ठीक है वो तो ठीक है ही। तो सबसे चीज़ है कि एक है कि हमें ना एनालाइज़ कैसे करना है खुद को। देखो बहुत सारे हम मतलब मैं खुद अपना भी बताती हूँ, हम लोग करते क्या हैं कि हम ना एक पीवाईक्यू उठाते हैं, उसे हमने सॉल्व किया। सपोज़ सीटेट का मैं पीवाईक्यू मेरे को करना है, सीडीपी हम ले लेते हैं, उसमें मेरे 30 में से 26 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि यार मेरे ना 30 में से 26 आ गए। तो वो जो लेकिन 4 कटे ना, वो हम मतलब एक तरह से इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं और ना बहुत खुश होकर कहते हैं मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है। लेकिन जो तैयारी है ना वो स्टार्ट यहीं से होती है कि जो आपके 26 क्वेश्चन ठीक है वेल एंड गुड, बट जो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ कट हुए तो आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। वो कटे तो क्यों, मतलब आपका उसमें कंसेप्ट कहाँ आपको प्रॉब्लम थी, किस कैटेगरी में आप वो क्वेश्चन रखोगे। तो आपको सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी एक बुक बना लो, माई मिस्टेक बुक, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यार, सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो आपको क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो क्वेश्चन लिखो, किस टॉपिक से था क्वेश्चंस, और उसका फिर सॉल्यूशन लिखो। तो पहला क्या है कि जब आप उस क्वेश्चन को आपने सिर्फ एक बार पढ़ा ऐसे ही कि हाँ ठीक है मेरा ये गलत हो गया, लेकिन जब आप उस क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ोगे है ना और उसे लिखोगे, उसका सॉल्यूशन लिखोगे, उसका पूरा कंसेप्ट आप लिखोगे, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम वो कंसेप्ट का क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आपकी माई मिस्टेक बुक है वो आपकी एक मिरेकल बुक हो सकती है। तो अपनी एक माई मिस्टेक बुक ज़रूर बनाना। और स्टार्टिंग में ना गाइज़ ज़्यादा क्वेश्चन पे मत करो, और ऐसा भी नहीं है कि आप ना पर डे सिर्फ सोचो कि आज सबसे पहले ना ऐसा भी नहीं करना कि हमें आज सीडीपी पढ़ना है, हमें आज सिर्फ हिंदी पढ़ना है, कि आपको पर डे और सारी चीज़ों पे ना
मतलब पर्टिकुलर टाइम देना ही देना है। तो आप स्टार्टिंग में ऐसे करो कि आपने कंसेप्ट का टाइम लिया हुआ है, उसके बाद आपका जब पीवाईक्यू टाइम चलता है कि अपने शेड्यूल में पीवाईक्यू टाइम आपको बनाना ही बनाना है, तो उसमें ना आप ऐसा मत करो कि आपको एक पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। वैसे तो अभी 21 डेज़ बचे हुए हैं ज़्यादा, क्योंकि आज हो चुकी है 15 ऑफ अगस्त एंड इसके बाद हमारा है शायद 6 सितंबर को सीटेट है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम है तो आप पर डे अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप 10 क्वेश्चंस करो, 15 क्वेश्चन करो, लेकिन वो क्वेश्चन होने ऐसे चाहिए कि आप उन्हें ना उनका कम्प्लीटली एकदम उनका वो कर लो। आता है तो ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड करना है, एनालिसिस कम्प्लीटली करना है, बाय मिस्टेक बुक में जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं वो लिखने हैं। मतलब 15 क्वेश्चन है, लेकिन उन्हें कम्प्लीटली बहुत अच्छे से करो। उसके बाद आती है कि ना क्या हमें चीज़ें लर्न कर लेनी चाहिए, अगर नहीं तो ना सीटेट में आपको रॉट लर्निंग तो करनी ही नहीं है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं करनी। बट सीटेट में होता क्या है कि सीटेट मोस्टली जो एग्ज़ाम होता है उसमें रॉट लर्निंग का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। मैं सच आपको सच बता रही हूँ कि कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप कितना भी लर्न कर लो, कितना भी रट लो, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसमें आपको अपनी जो आपकी एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी ही होगी। तो गाइज़ जितने भी आपको पीवाईक्यू है उन्हें बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। और पता है सबसे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप जैसे मैथ्स के पीवाईक्यू कर रहे हो तो उसमें आपको ना लैंग्वेज और अप्रोच समझ में आ जाती है। पता है बहुत बार होता क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी टेट की, तो मैं बताऊँ मैं मैथ्स के क्वेश्चन कर लेती थी, बट मेरे को ना लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और भाई मेरे को ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि अगर आप उन्हें वो क्वेश्चन को सिर्फ ओनली क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दोगे ना, तो पता है अगर आप उन्हें सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दोगे ना बना के, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। लेकिन जो वो लैंग्वेज आती है क्वेश्चंस की, वो थोड़ी सी मतलब ट्रिकी होती है। तो अगर आप बार बार पीवाईक्यू कर रहे हो, बार बार मॉक कर रहे हो, तो आपको ना वो लैंग्वेज पे पकड़ बन जाती है, आप बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे सीडीपी में है कि जब हम बार बार करते हैं, बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, हमें समझ आ जाता है कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप के क्या हमें किस तरह का माइंडसेट लगा के आंसर देना है। सेम हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज चॉइस कर रहे हो उसके लिए भी है कि पता है बहुत सारे क्वेश्चन ना लैंग्वेज में भी सिर्फ हमारे क्वेश्चन ना पढ़ने से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको मैथ्स की तरह सॉल्व करना है। तो आपको ना क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि पता है बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है कि 6-7 लाइन का क्वेश्चन है बहुत लंबा, लेकिन उसमें एक वर्ड ऐसा है कि जो अगर आप पकड़ लिया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो होगा कब, ऐसे ही नहीं होगा, वो होगा तब जब आप क्वेश्चंस की कंटिन्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होते हो। तो पीवाईक्यू तो सब एग्ज़ाम की ना बैकबोन, मैं पहले से कहती हूँ बैकबोन है ही। तो पीवाईक्यू आप पक्का करो। और सीटेट की पेडागोजी प्लस पीवाईक्यू दोनों बैकबोन होती है। पेडागोजी भर भर के अपनी प्रैक्टिस करो गाइस। ईवीएस में है, अगर आप जितना ज़्यादा आप करोगे, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू करो, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पीवाईक्यू एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एनसीईआरटी सीटेट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप मुझसे पूछो कि ईवीएस की एक सिंगल आप ट्रिक बता दो, तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, कुछ भी मत करो, एनसीईआरटी पढ़ो पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी पढ़ो पीवाईक्यू करो, इनफ है। अब है कि एक क्वेश्चन आएगा कि पीवाईक्यू करने कितने चाहिए। तो अगर आप पर डे कम्प्लीटली अगर देखो 150 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप अगर एक पीवाईक्यू एक दिन में नहीं भी कर पाते, तो जैसे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस है तो आप 15 को 2 दिन में एक आपका पीवाईक्यू एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व करना है। 15 क्वेश्चन आज कर लिए, 15 क्वेश्चन कल कर लिए, तो 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद है कि आप ना कर लो 150 क्वेश्चन। अब वो कि हम कर सकते हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो एक दिन में। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप कम करो, क्योंकि ना 150 क्वेश्चन करने से ज़्यादा अच्छा है 50 क्वेश्चंस करो। और उन क्वेश्चंस से ना जो आपकी गलतियां हैं वो सीखो, क्योंकि 150 क्वेश्चन करा ऐसे ही आपने कर दिया, एनालिसिस नहीं करा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही आप 50 क्वेश्चंस करो, लेकिन उनका है कि आपका क्वेश्चन करो, अटैम्प्ट करो, एनालिसिस करो, रिवीजन करो, रीटेस्ट करो। तो प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग तो ऐसे ही होगी जितना आप अच्छे से करोगे। ज़्यादा मतलब आप ना इस टाइम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो क्वांटिटी के बजाय। क्वांटिटी मत देखो, सिर्फ अपनी क्वालिटी देखो। और एक ना
सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप नोट कर लो कि आपको PYQ टेस्ट देना है, अपना स्कोर लिखना है। पहले टेस्ट में आपने 15 क्वेश्चन किए सपोज, और 15 में से आपके 8 क्वेश्चन ठीक है। फिर आपने वो जो आपकी गलत टॉपिक था आपने फिर से रिवाइज़ करे। फिर आपने जब अगला PYQ दोगे तो अब आपके हुआ क्या, 15 में से अब आपके 10 to 12 सही आ गए। फिर आपको जो आपकी माई मिस्टेक बुक में आप अपने मिस्टेक्स लिखोगे, आपको उन पे फिर काम करना है। फिर आप देखना आपके 15 आउट ऑफ 15, थर्ड नहीं तो फोर्थ टेस्ट में आपके 15 आउट ऑफ 15 110% आएंगे। गाइस ये स्ट्रेटजी ज़रूर आपका काम करेगी, तो इसे फॉलो ज़रूर करना। और अब खुद देखना कि पिछली बार की तुलना में ना कितना बेहतर आज हुआ है। तो PYQ को लेकर मैंने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया। अभी हम PYQ देखेंगे भी। चलो मैं पहले आपको PYQ दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे KVS एनालिसिस। तो देखो गाइस, ये जैसे क्वेश्चंस हैं हमारा, ये PYQ का ही है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को भ्रांतियों और सहज अनुमान को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, भ्रांतियों को हमें बर्खास्त तो करना। तो देखो, जो प्राथमिक कक्षा के छात्रों की जो भ्रांति होती हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते, उनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया, करना चाहिए पूछा तो हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वर्ड प्रोत्साहित करते हैं। और अब इस क्वेश्चन में हम कंप्लीट लगा कर देखते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बिल्कुल केंद्रित कर, जो उनके मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें आप ही ठीक करोगे एज अ टीचर्स, तो उन पर ध्यान केंद्रित भी करना चाहिए। और उनके जो सहज अनुमान है, जो उनके इंट्यूटिव गैसेज होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें इनकरेज करेंगे तो तभी ना वो गैस कर पाएंगे। सेकंड जैसे ये है कि किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। तो किस में होती है, देखो आपको बहुत इजी भाषा का, लेकिन इसमें तो हाथ और आँख का तालमेल बोल दिया, तो भाषा से तो रिलेटेड है नहीं, ये है हमारा गति से रिलेटेड, डिस्पैक्सिया। तो ये तो देखो, अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। तो जैसे ये वाला है हमारा सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट, तो इसका मैंने एक ट्रिक याद कर रखा है। सिफेलोकॉडल मतलब सिर से। तो क्या होता है हमारा, एक व्यवस्थित होता है, ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है कि पहले सर से डेवलपमेंट स्टार्ट होकर पैर तक जाता है। तो ये एक ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो करता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपके सारे CDP के हैं, इन्हें अगर आप बोलोगे तो मैं इन्हें कंप्लीट सॉल्व करा दूँगी एक बार। इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे, देखो ये वाले क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इस टाइम जो क्रेज़ है वो ये है, असर्शन एंड रीज़न। शिक्षक को पहाड़ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। फिर जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को पहाड़ के रूप में, तो ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है आपकी, ये सही है। लेकिन इसके बारे में इसके फोल्डिंग हो गया या MKO के बारे में बताया किसने था, तो वो बताया था हमारा वाइगॉत्स्की। तो गाइस सेकेंड वाला हमारा एकदम इसमें गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, हमें सेकेंड वाला ही ठीक है कि A सही है और फर्स्ट वाला सही है, A सही है और R गलत है। तो इस टाइप के गाइस क्वेश्चंस आते हैं, PYQ 2026 का ही है। और ये हमारा देखो, ये हमारा है इसमें मैथ्स। तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आते हैं। इसमें पैरामीटर दे दिया, लेंथ दे दी, ब्रेथ पूछी हुई है, लुप्त संख्या पूछी हुई है। तो देखो आप खुद देख सकते हो कि इसमें मैथ्स ना बहुत हाई लेवल का नहीं आता, इसमें सिर्फ लैंग्वेज समझने वाली बातें होती हैं। और बाकी PYQ अगर आप बोलोगे तो मैं कम्प्लीटली आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व ज़रूर करा दूँगी। तो ये देखो गाइस, बस ये सारी चीज़ें। तो गाइस अब बात करते हैं KVS NVS रिज़ल्ट, जो कि थंबनेल में आपने देखा होगा। तो ऐसे अपडेट को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है KVS NVS रिज़ल्ट, और हम लोग ना एक बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं इस मोमेंट का कि रिज़ल्ट आएगा। तो इस ऐसे ना न्यूज़ देख के टेंशन लेने की भी नीड नहीं है। आपका फोकस सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पर होना चाहिए, क्योंकि गाइस रिज़ल्ट हमारे बिल्कुल भी हाथ में नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब भी आएगा ना तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि आने से, देखो बिना आए इतनी सारी न्यूज़ फैल जाती है, तो जब आएगा तो डेफिनेटली सबको पता चलेगा। और पता है जब रिज़ल्ट आएगा भी ना, तो प्लीज़ किसी दूसरे से खुद को कंपेयर मत करिए, बल्कि खुद से ये पूछना है कि क्या मैं आज कल से बेहतर हूँ। क्योंकि रिज़ल्ट कैसा भी आए, आपको खुद पे फोकस करना है। आपका रिज़ल्ट, आई होप आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप सबका एक जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। और प्लीज़ आपके
आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। तो बस गाइस रिज़ल्ट का भी देखते हैं। सुनने में तो आ रहा है कि 18, 19, 20 अगस्त तक आ सकता है, तो होप सो आ जाए। और बाकी देखते हैं जैसे भी होगा, तो मैं आपको टाइम टाइम पे अपडेट देती रहूँगी। और सबसे पता है सिलेक्शन की जो रेस होती है ना, इसमें पता है कंपटीशन हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से अपने पुराने वर्जन से कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस गाइज़ अपना यही है कि अपनी तैयारी करते रहेंगे। और सीटेट अभी बिल्कुल अब तो बहुत कम टाइम रह गया है, तो अपना कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करते रहो, गलतियों को एनालाइज करते रहो। और सबसे ज़रूरी है हार न मानने की आदत। तो कभी खुद से हार मत मानो। अगर आपका कोई रिज़ल्ट नेगेटिव रहता भी है तो दोबारा से उठ खड़े होने की हिम्मत जुटाओ, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपका वेट कर रही है। कोई भी एक एग्ज़ाम ना आपकी पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकता, ना आपको जज कर सकता। तो बस उठ खड़े होइए, और बाकी जैसा भी रहता है वो आपके साथ बात करते हैं। तो ना लास्ट में मैं आपसे यही बात बोलना चाहूँगी गाइज़ कि कभी कभी ना मंजिल हमसे सिर्फ इसलिए दूर लगती है क्योंकि हम ना रास्ते में थक जाते हैं। लेकिन जो इंसान थक कर भी रुकता नहीं है, एक दिन वही अपनी मंजिल के सबसे करीब होता है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है PYQ लगाओ, अपनी गलतियों को लिखो, अपनी गलतियों को वही कॉन्सेप्ट समझो और गलतियों को दोहराओ मत। क्योंकि सिलेक्शन ना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, बल्कि सही चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करने से होता है, अपनी गलतियों को सुधारने से होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद पर विश्वास रखने से होता है। तो गाइज़ यही था मेरा आज का डे 15 का कंप्लीट आपके साथ एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर। आज का मेरा टारगेट जो मैंने कंप्लीट किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर, जो भी आपके भाई बहन, जो भी आपके फ्रेंड्स टेट वगैरह की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके पास मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो बस गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टारगेट के साथ, डे 16 में एक नए जोश के साथ, एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस आज मुश्किल है तो होने दो, आज नींद आ रही है तो आने दो, आज मन रो रहा है तो रो लेने दो, लेकिन किताब बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारा सपना, तुम्हारी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रहा है। शायद अगली सुबह तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय लेकर आए, बस तुम्हें आज हारना नहीं है। तो बाय गाइस, मिलते हैं कल। ये गाइस डे 16 का मेरा टारगेट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है।